हेलो जी। तो आज के दूसरे वीडियो में एक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात कर लेते हैं। कंपनी का नाम है इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक। अगर मार्केट कैप की बात करें तो रफली रफली 9,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। आप देख लेते हैं इसमें लोन बुक ग्रोथ कैसा आया, डिपॉजिट ग्रोथ कैसा आया, एसेट क्वालिटी कैसा रहा। वैसे कुछ खास रिजल्ट रहा नहीं इसका, फिर भी देख लेते हैं। अगर लोन बुक ग्रोथ रेट की बात करें तो लोन बुक बढ़ा 18% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 2% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो अगर हम एसबीआई और एचडीएफसी के एवरेज के हिसाब से देखें तो 15-16% का वो दोनों के दोनों ग्रोथ करते हैं। तो इंडस्ट्री से तो ज्यादा पेस पे ये ग्रो कर रहा है भाई। आप अपन ने एक फॉर्मूला बनाया था कि भैया जो जो एचडीएफसी बैंक का ग्रोथ रेट आ रहा है और एसबीआई का ग्रोथ रेट आ रहा है लोन बुक का, उन दोनों का अगर हम एवरेज लें तो कितना जो जो रेट आएगा उससे ज्यादा पे आपको ग्रो करना है। तो आप बेसिकली अपना मार्केट शेयर बढ़ा रहे हो, है ना। क्योंकि क्योंकि उनकी सबसे बड़ी, अगर सबसे बड़ा पीएसयू बैंक लें तो वो एसबीआई हो गया, और सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक ले तो वो एचडीएफसी हो गया। तो एचडीएफसी का कुछ 25-26 लाख करोड़ रुपए का लोन बुक है, और एसबीआई का वहीं पर करीबन करीबन 38 लाख रुपीज का 38 लाख करोड़ रुपीज का लोन बुक है। तो जो सबसे बड़ी दो लोन बुक की ग्रोथ रेट है, उससे तो आपको ज्यादा रेट पे ग्रो करना चाहिए। तो वहां पर तो इनका मेट्रिक ठीक बैठा कि भाई 18% का इन्होंने वाई वाई लेवल पे ग्रोथ रेट दिखाया। बट जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल 2% है वो थोड़ा सा दिक्कत वाली बात है, क्योंकि आगे चल के देखेंगे इनकी एसेट क्वालिटी बिगड़ गई। अगर हम डिस्बर्समेंट की बात करें तो डिस्बर्समेंट गिर गए 15% ऑन अ वाई वाई लेवल। अगर हम और अगर हम देखें जो जहां पर ग्रोथ आया, जो डिस्बर्समेंट में भी ग्रोथ आया, वहां पर 78% वाई वाई लेवल पे ग्रोथ आया है माइक्रो लैब वाले सेगमेंट में। माइक्रो लैब वाला क्या हुआ, जो एकदम एकदम छोटे माइक्रो फाइनेंसिंग लोन कर रहे हो आप, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में, तो वहां पर ग्रोथ देखने को मिली हमें 78% पे ऑन वाई वाई लेवल। ये है इनका जो जो स्मॉल बिजनेस लोन वाला डिवीजन है, उस वाले डिवीजन में फिर भी ग्रोथ रेट देखने को मिली है डिस्बर्समेंट में। बाकी सारे डिवीजन इनके कुछ खास किया नहीं, सब में ही डी ग्रोथ देखने को मिला। अगर ओवरऑल डिपॉजिट की बात करें तो डिपॉजिट इनका बढ़ा 35% ऑन अ वाई वाई लेवल एंड 4% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। तो इससे हमें एक चीज तो पता चलती है कि भाई जो डिपॉजिट का ग्रोथ रेट है वो ठीक है। आप ऑलमोस्ट डबल पेस पे डिपॉजिट ग्रो कर रहे हो एज कम्पेयर टू आपकी आपकी लोन बुक। तो इसका मतलब आपको अपनी लोन बुक में प्रॉब्लम आ रही है, आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई, इसलिए आपका डिस्बर्समेंट कम रहा। नहीं तो आपकी डिपॉजिट तो आपकी ऑलमोस्ट डबल है, 35% के आसपास का डिपॉजिट ग्रोथ है। अगर अगर हम डिपॉजिट के हिसाब से चलते जाएं तो ये आराम से 30, 31, 32% के आसपास का लोन बुक ग्रोथ कर सकते थे। मगर ये कर क्यों नहीं पाए, इसी वजह से नहीं कर पाए कि इनकी एसेट क्वालिटी बिगड़ने लगी। तो इनको इनको अपनी एसेट क्वालिटी और ना बिगड़े, इसकी वजह से डिस्बर्समेंट कम करने पड़े। नहीं तो जो हमारा जो इनके लिए रॉ मटेरियल होता है, एक बैंक के लिए रॉ मटेरियल होता है, इनकी इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स, मतलब फंड्स एक एक रॉ मटेरियल है, पैसा एक रॉ मटेरियल है। तो पैसा इनके पास सही पेस पे आ रहा है, पैसा इनके पास 35-36% पे आ रहा है। तो इनको ग्रोथ ग्रोथ की प्रॉब्लम लोन बुक से नहीं है, इनकी इनकी एसेट क्वालिटी की साइड से। अगर हम इनकी एवरेज कॉस्ट ऑफ फंड्स देखें, वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर वो मैं बात करूं, बढ़ बढ़ के अब पहुंच गई है 7.46%। तो देखो, ये स्मॉल फाइनेंस बैंक होने के बाद भी इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स थोड़ी सी ज्यादा एज कम्पेयर टू थोड़े से बाकी और स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में बात करें। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 7.5% के आसपास का इनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग है। और जो यील्ड चार्ज करते हैं कस्टमर से, वो करीबन होता है 17-18% के आसपास का यील्ड होता है। तो ये जो स्प्रेड बनाता है बेसिकली 10-1% के आसपास का इनका स्प्रेड बनता है। अगर जब हमारी लगातार कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर जाते जाएंगे और हमारी यील्ड उस हिसाब से नहीं बढ़ेगी, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे तो यील्ड डिप भी करे, तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमारे निम्स में कंप्रेशन देखने को मिलेगा। तो इनके साथ भी वही हुआ, इनके निम्स कंप्रेस हो गए फ्रॉम 8.76% टू 7.97% ऑन अ वाई वाई लेवल। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे भी डिप देखने को मिला, 8.17% से 7.97% का डिप देखने को मिला। तो निम्स इसके घट गए क्योंकि इनके कॉस्ट ऑफ फंड्स ऊपर गया, ऊपर से थोड़ा बहुत लोन भी खराब हुआ। अगर एसेट क्वालिटी की बात करें तो एसेट क्वालिटी कंपनी की लगातार ही खराब होती जा रही है। एक तो इनको जो इनका एमएसएमई वाला डिवीजन है ना, जो माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई वाला डिवीजन है, जैसे हमने इतनी सारी माइक्रो फाइनेंस कंपनी पढ़ी, हमने सबसे बड़ा केस इसका देखा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस में भी सेम चीज हुई, इनकी एसेट क्वालिटी खराब हुई और बिल्कुल ऐसी तैसी हो गई। सेम चीज इनके साथ भी हो रही है। इनके भी माइक्रो फाइनेंस वाले सेगमेंट में ज्यादा स्लिपेजेस हैं, ज्यादा एसेट क्वालिटी खराब है, ज्यादा ग्रॉस एनपीए नंबर, ज्यादा नेट एनपीए नंबर रिपोर्ट हो रहा है। इनकी स्लिपेजेस भी लगातार बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर ये और ज्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसीलिए वहां पर डिसबर्समेंट पे रोक दिया है। वहां पर हमें ग्रोथ भी देखने को नहीं मिलेगा। जैसे अभी हम आगे चल के देखेंगे, ओवरऑल लोन बुक ग्रोथ आया 18% से। कुछ कुछ सेगमेंट इनके बहुत ही अच्छा करा, उन्होंने ऑलमोस्ट 60% का ग्रोथ दिखाया। ऑब्वियस सी बात है, वो छोटे बेस पे था, बट 60% का ग्रोथ दिखाया। वहीं जो माइक्रो फाइनेंस वाला और एमएसएमई वाला सेगमेंट है, उसमें कोई ग्रोथ ही नहीं।
क्योंकि हमारी वहां पर एसेट क्वालिटी खराब हो रही है। तो कंपनी कह रही है कि भाई इस वाले पचड़े में हम पड़ेंगे ही नहीं, इस वाले सेगमेंट में पूरी पूरी की पूरी लोन बुक बढ़ाना रोक दो, डिस्बर्समेंट रोक दो। जो पैसा बाहर गया हुआ है, जो पैसा हमने लेंड किया हुआ है, पहले उसको अंदर आने दो, उसकी कलेक्शन एफिशिएंसी सुधारने दो, उसके बाद वापस इसमें लेंड करने पे जाएंगे। तो अगर ग्रॉस एनपीए नंबर की बात करें तो ग्रॉस एनपीए नंबर बढ़ गया फ्रॉम 2.5% टू 2.67% ऑन क्वार्टर क्वार्टर बेसिस। और सेम केस नेट एनपीए में क्या रहा, नेट एनपीए नंबर घट गया, क्यों? क्योंकि हमने प्रोविजन बढ़ा दी। नेट एनपीए की बात करूं तो नेट एनपीए इनका घट गया फ्रॉम 1.21% टू 0.81%। और उसके ऊपर से क्या किया हमने, राइट ऑफ कर दिया दबा के। अगर ये इस बैंक के बारे में हम जनरली देखें तो करीबन 25 से 30 करोड़ के आसपास का राइट ऑफ करते थे। बट इस क्वार्टर में उठा के इन्होंने अपना जो एनपीए वाला नंबर है इसको सरप्रेस करने के लिए इन्होंने उठा के 100 115 116 करोड़ के आसपास का उठा के राइट ऑफ कर दिया। तो इस वजह से भी हमें नेट एनपीए नंबर थोड़ा सा कम देखने को मिल रहा है। उसके ऊपर हमने प्रोविजन बढ़ा दिए। पहले ये प्रोविजन मेंटेन करके चलते थे करीबन करीबन, अगर मैं हम बात करें तो करीबन करीबन 56% के आसपास का प्रोविजन मेंटेन करके चलते थे। इस बार इन्होंने प्रोविजन को सीधा बढ़ाया और बढ़ा के ले गए 71% के आसपास। तो देखो, प्रोविजन बढ़ाया एक तरीके से अच्छी चीज है कि आप एकदम फुल्ली कवर्ड हो, आपने अपना रिस्क सिक्योर करके रखा। दूसरी चीज क्या है, आपने इतनी तेजी से प्रोविजन बढ़ा दिया तो प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन इनकम स्टेटमेंट, तो आपका सब कुछ गायब हो गया नीचे से। जो आपका जो पैट था वो बिल्कुल ही गायब ही हो गया। बस इन्होंने नाम के लिए पैट दिखाया, नहीं तो ऑलमोस्ट इनका पैट गायब ही हो गया। अगर इनके और इसी वजह से क्या है, देखो आरओए क्या है, आरओए आपका पैट से तो निकलेगा। भाई आपने कितनी कमाई करी अपॉन टोटल डेट प्लस इक्विटी। तो जो आपकी इनकम है, इनकम डिवाइड, आरओए का फॉर्मूला हो गया इनकम डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी, है ना। तो अगर अब आपकी जो इनकम है वो इनकम ही गायब हो गई क्योंकि आपने इतने उठा के प्रोविजन कर दिया, आपका पैट ही गायब हो गया क्योंकि आपने प्रोविजन इतनी इतनी तेजी से बढ़ा दिए। एक तो आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई, उसके ऊपर आपने प्रोविजन का पीसीआर रेशो भी बढ़ा दिया। तो मतलब जो जो एग्जिस्टिंग एग्जिस्टिंग आपकी जो एसेट क्वालिटी थी, जितना आप प्रोविजन मेंटेन करके चल रहे थे उसमें भी आपको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ रहा था, और आपने रेशो बढ़ा दिया तो आपको और भी ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा। अगर हम पहले प्रोविजन मतलब उस क्रेडिट रेशो की बात कर लेते हैं, क्रेडिट रेशो से हमें पता चलेगा कितनी कितनी काम खराब हुआ है। अब देखो, क्रेडिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो पहले अगर ये 100 रुपए का लोन डिस्पर्स करते थे तो 50 रुपए का ही प्रोविजन करते थे, मतलब 100 रुपए का इनका लोन खराब होता था तो 50 रुपए का डिस्पर्समेंट 50 रुपए का प्रोविजन करते थे। तो सपोज, अच्छा इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, एकदम कॉम्प्लेक्स हो गई ये चीज। क्रेडिट कॉस्ट का फॉर्मूला क्या है, प्रोविजन अपॉन टोटल लोन डिस्पर्स। तो आप ऐसे समझो कि 1000 रुपए का हमने लोन डिस्पर्स किया तो हमारे पास एक आंकड़ा आ गया 1000 रुपए। उसके बाद 100 रुपए का लोन हमारा खराब हो गया, उसके पीछे हमने प्रोविजन बनाया 50 रुपए। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाय 1000 विल बी द क्रेडिट कॉस्ट। तो जब आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ रही है इसका मतलब आप प्रोविजन बढ़ा रहे हो। तो हमें यहाँ पर भी वही चीज देखने को मिली। अगर ये लोग 56% के आसपास का ही अपना प्रोविजन कवरेज रेशो मेंटेन करके चलते तो इनकी क्रेडिट कॉस्ट जंप कर जाती फ्रॉम 1.42% टू 1.44%। बट अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो प्रोविजन कवरेज रेशो है वो 56 से बढ़ा के 71 कर दिया। तो इनको और एडिशनल प्रोविजंस करने पड़े। तो इसीलिए इनकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ गई फ्रॉम 1.42% टू 3.5% के आसपास। अगर मैं एग्जैक्ट फिगर आपको बताऊं, एग्जैक्ट फिगर की हम बात करें तो 3.52% के आसपास क्रेडिट कॉस्ट पहुंच गया। तो मतलब क्रेडिट कॉस्ट में एकदम स्टीप जंप देखने को मिला। इसी से हमें पता चलता है कि नीचे का सारा प्रॉफिट उड़ गया होगा। तो अगर हम आरओए की बात करें तो आरओए रह गया सिर्फ 0.2% का आरओए रह गया फ्रॉम फ्रॉम 1.91%। और अगर आरओई की बात करें तो 1.72% का आरओई रह गया फ्रॉम फ्रॉम कितना, ऑलमोस्ट 14%। तो 14% का आरओई गिर के रह गया 1.72, और ऑलमोस्ट 2% का आरओई गिर के रह गया 0.2। और ये क्यों हुआ, क्योंकि दोनों, आप आरओई समझो ना, आप देखो आरओई का क्या फॉर्मूला है, आरओ इंटू लेवरेज। तो मतलब आरओ इज डिपेंडेंट अपॉन आरओए। अगर आपका आरओई सपोज 90% गिर गया तो मोटा मोटी आपका आरओई भी वैसे ही 90% ही गिर जाएगा, उतना ही वो भी खराब हो जाएगा। वहीं वहीं अगर आप आरओए की बात करें तो आरओए का फॉर्मूला हमने देखा था इनकम अपॉन डेट प्लस इक्विटी। तो आपने आपकी जो इनकम है वो इनकम कम हो गई क्योंकि आपने प्रोविजन बढ़ा दिए। सो प्रोविजन इज एन एक्सपेंस ऑन द इनकम स्टेटमेंट। अब आपकी इनकम तो तब बनेगी ना जब आप प्रोविजन या तो मेंटेन रखते हैं या आपके प्रोविजन कम होते हैं, पर आपने तो प्रोविजन बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। अब आप जैसे ही आपका प्रोविजन बढ़ा आपकी इनकम गायब होगी तो आपका आरओए कम हो गया। तो ये इनके साथ ये कहानी रही।
इसी की वजह से अगर हम और भी देखें तो और भी कुछ कंपनी में खास हुआ नहीं है। जो नंबर ऑफ हेडकाउंट की अगर बात करें तो नंबर ऑफ हेडकाउंट ही कंपनी का गिर गया इस क्वार्टर में। कंपनी ने लगभग लगभग 30 एम्प्लॉय अपने पास से निकाल दिए। अब देखो हेडकाउंट, देखो 30 कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है, बट ये डिक्रीजिंग है। देखो अगर कोई भी बैंक ग्रो कर रहा है, अपना ब्रांच एक्सपेंशन कर रहा है, नई ब्रांचेस खोल रहा है, नया सेगमेंट खोल रहा है, अगर और ज्यादा लोन डिस्बर्समेंट की बात कर रहा है, तो वो वर्कफोर्स हायर करेगा। आप ऐसे समझो ना, कोई भी ग्रोइंग कंपनी अपनी वर्कफोर्स निकालेगी क्यों? जब आपको पता चल रहा है कि आपका हेडकाउंट कम हो रहा है। हेडकाउंट कम होने का मतलब सीधा सीधा ये होता है कि आपको आगे चल के दिक्कत दिख रही है, अपॉर्चुनिटी कम है, ग्रोथ उतनी है नहीं, आप अपनी कॉस्ट एफिशिएंसी पे काम कर रहे हो। तो यहाँ पर भी सेम ही चीज हुई। तो यहाँ पर भी इनका हेड काउंट घट गया। अगर हम बात करें अब इनके लोन बुक सेगमेंटेशन की, अच्छा उससे पहले एक और, जो हमने एफिशिएंसी की बात करी, तो हम कॉस्ट टू इनकम की भी बात कर लेते हैं। जब आपका आपका इनकम ही कम हो गया, इसकी वजह से आपका कॉस्ट टू इनकम रेशो शूट अप कर गया। अगर हम बात करें तो कॉस्ट टू इनकम बढ़ के हो गया है 66%। 66% के आसपास का इनका कॉस्ट टू इनकम पहुंच गया, जो बहुत ही ज्यादा है। अगर अब हम लोन बुक सेगमेंटेशन पे आ जाते हैं, अगर लोन बुक सेगमेंटेशन की बात करें तो 39% आता है स्मॉल बिजनेस लोन से। इसी में हमें डिसबर्समेंट भी देखने को मिला, बाकी सब में डिसबर्समेंट नेगेटिव था, इसमें डिसबर्समेंट ऊपर था। तो सबसे मेजोरिटी पोर्शन आता है 39% स्मॉल बिजनेस लोन से, 24% व्हीकल से। व्हीकल में और तीन सब डिविजन है, उसके बारे में भी बात कर लेंगे। 12% आता है हाउसिंग से, 17% आता है माइक्रो फाइनेंस वाले सेक्टर से, और 8% आता है अदर, जो इनका एनबीएफसी को लोन देना हो गया, चाहे आपका और कोई लोन देना हो गया, या फिर आपके और एमएसएमई एसएमई लोन्स हो गए, वो भी हो गया। अगर आप हर सेगमेंट की ग्रोथ रेट की बात करें तो जो स्मॉल बिजनेस लोन है वो वाला सेगमेंट ग्रो किया 27% ऑन अ वाई लेवल। हाउसिंग वाला ग्रो किया 35% ऑन अ वाई लेवल। व्हीकल फाइनेंस ग्रो किया 15% ऑन अ वाई लेवल। और इसमें चलो ये भी आगे देखेंगे। और जो माइक्रो फाइनेंस वाला डिवीजन है वो सिर्फ ग्रो किया 6% ऑन अ वाई लेवल। तो हमें सीधी सीधी पता चल जाती है कि कंपनी का माइक्रो फाइनेंस एमएसएमई वाले में दिक्कत आ रही है, तो वहां पर कंपनी डिस्बर्समेंट ही नहीं करना चाह रही, वहां कंपनी ग्रोथ ही नहीं लाना चाह रही। जो इनकी ग्रोथ आई भी 18% की, वो आई है हमारे होम लोन सेगमेंट में से, जो जो स्मॉल स्मॉल बिजनेस लोन है उस वाले सेगमेंट में से, जो जो व्हीकल लोन है उस वाले सेगमेंट में से। अब व्हीकल लोन की भी बात कर लेते हैं। व्हीकल लोन में भी इनके तीन सब डिविजन है। एक तो यूज्ड कमर्शियल व्हीकल, न्यू कमर्शियल व्हीकल, और यूज्ड कार वाला। अब इन्होंने यूज्ड कार वाला सेगमेंट नया स्टार्ट किया था और इसमें धमाकेदार ग्रोथ है। अब देखो जब बेस छोटा है तो ग्रोथ ज्यादा होगी ही होगी, वो ऑब्वियस सी बात है। भाई 100 रुपए को डबल करना इज इजियर देन 1 लाख रुपए को डबल करना। तो जब बेस छोटा होता है तो ग्रोथ ज्यादा दिखती। तो यहाँ पर भी वही हुआ। जो यूज्ड व्हीकल फाइनेंस में जो यूज्ड कार वाला सेगमेंट है, वो अब इनका 1300 करोड़ क्रॉस कर गया। तो 1300 करोड़ का एक आसपास का इन्होंने फिगर अचीव कर लिया है इनके यूज्ड कार वाले लोन्स में, और वो बड़ा 59%। ओवरऑल ओवरऑल जो व्हीकल का लोन बुक ग्रोथ था वो 15% का ही था, बट उसमें यूज्ड कार वाला बड़ा 59% से। अगर इनके सेगमेंट वाइज एसेट क्वालिटी देखें तो हमें वहीं पता चलता है कि माइक्रो फाइनेंस और एमएसएमई डिवीजन में इनके बहुत ज्यादा ग्रॉस एनपीए हो रहा है। अगर हम बात करें तो माइक्रो फाइनेंस वाले में इनका ग्रॉस एनपीए नंबर है 3.82% के आसपास का, और एमएसएमई में है 7% के आसपास का ग्रॉस एनपीए नंबर। अगर हम बात करें, अच्छा एक चीज रह गई थी, इनके कासा रेशो के बारे में हमने बात नहीं करी। जैसे बाकी सारे बैंक्स में देखने को मिल रहा है, सेम चीज इसमें भी हुआ कि जब इंटरेस्ट रेट हाई है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ रहे हैं, आपको एफडी पे ज्यादा रिटर्न मिल रहा है, तो सब लोग भग भग के अपना एफडी बुक करने जा रहे हैं। कुछ कुछ बैंक्स में हमने देखने को मिला कि उनका एफडी एफडी जो मतलब सॉरी कासा रेशो है वो इंप्रूव किया, वो 31 से 32 गया, 32 से 33 गया, मतलब सही ट्रेजेक्टरी में गया, कॉस्ट ऑफ फंड सस्ते वाले की तरफ गया। बट इनके साथ अभी भी ऐसा नहीं है, इनका अभी भी कासा डेटेरियोरेट ही किया, और डेटेरियोरेट करके आ गया ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 31% के आसपास। अब फाइनली नंबर्स की बात करते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। अगर टोटल इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो बैंक का टोटल इंटरेस्ट इनकम बढ़ा 20% ऑन वाई लेवल एंड 4% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। नेट इंटरेस्ट इनकम बढ़ा बैंक का 8% ऑन वाई लेवल एंड 2% ऑन क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और पैट पैट डिग्रू कर गया बाय 87% ऑन वाई लेवल और 88% ऑन क्वार्टर लेवल। तो भैया देखो, पैट तो हमें, जैसे हम स्टार्टिंग हमने एनालिसिस की स्टार्टिंग करी तभी हमें पता चल गया था कि भाई इनका तो पैट डिग्रू कर जाएगा। क्यों, कैसे पता चल गया था? कि भाई इन्होंने एकदम से अपने प्रोविजन बढ़ा दिए, और प्रोविजन बढ़ाते ही हमें आरओई नंबर कम देखने को मिल गया। तो प्रोविजन बढ़ा है और आरओई कम हो गया, इसका मतलब आपका जो इनकम थी वो इफेक्ट होगी, आपकी पैट अफेक्ट हो गया। तो इसलिए आपका पैट हमें देखने को मिला कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट बस इन्होंने नाम के लिए पैट दिखाया है कि भाई हम पॉजिटिव है, हमने घाटा नहीं किया। अगर
अगर इनके पास और स्कोप होता तो ये अपना प्रोविजन कवरेज और बढ़ा देते। मतलब ये कि बस इन्होंने पॉजिटिव में रहने की कोशिश करी, अब और कुछ भी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ये पॉजिटिव में रहना चाह रहे थे और वो इन्होंने अचीव कर लिया। और इसी वजह से हमें देखने को मिल रहा है 87% डीग्रोथ इन पैट ऑन अ वाई लेवल एंड 88% ऑन अ क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल। और इनका थोड़ा-सा ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन भी है। फैले हुए तो ये बहुत सारे स्टेट्स में है, ये राजस्थान में भी है, गुजरात में भी है, महाराष्ट्र में भी है, कर्नाटक में भी है, केरला में भी है, तेलंगाना में भी है। फैले हुए तो ये हैं और ये भी अभी वो ईस्टर्न वाले पार्ट में है ही नहीं, वो बिहार, झारखंड और वो सेवन सिस्टर वाले पार्ट में है ही नहीं अभी। ये हैं अभी भी नॉर्थ वेस्टर्न और सदर्न मार्केट्स में, बट अभी भी इनका सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन तो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही इनके इनके सबसे ज्यादा डिपॉजिट्स आते हैं और सबसे ज्यादा डिस्बर्समेंट भी तमिलनाडु में ही होता है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो 49% ऑफ द टोटल लोन बुक कम्स फ्रॉम तमिलनाडु एंड 29% ऑफ द टोटल डिपॉजिट्स कम फ्रॉम तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में एकदम घुस के कॉन्सेंट्रेशन है, अभी भी कोई कोई बहुत ज्यादा जोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन इनके साथ हुआ नहीं। तो चलिए, यही थी कहानी यही थी कहानी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। अच्छा, एक और चीज इनकी थोड़ी सी जो खर्चा आया उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जो हमने देखा कॉस्ट टू इनकम थोड़ा सा बढ़ा हुआ था। भाई देखो, एंड ऑफ द डे तो आपकी एसेट क्वालिटी खराब हुई, इसलिए आपकी लोन बुक ग्रोथ नहीं आई, इसलिए आपका पैड गायब हो गया क्योंकि आपको ज्यादा प्रोविजन करना पड़ा। बट फिर भी मैनेजमेंट ने बोला था, पीपीटी में बताया था, उसके बारे में एक एक छोटी सी बात कर लेते हैं, 1 ही मिनट लगेगा। ये कह रहे हैं कि हम अपना ब्रांड वैल्यू बिल्ड कर रहे हैं जिससे हमारे पास पैसा और ढंग से आए। तो ब्रांड वैल्यू बिल्ड करने के लिए इन्होंने क्या किया, थोड़ा सा खर्चा किया, आईपीएल में खर्चा किया, ये इन्होंने चेन्नई सुपर किंग्स को स्पॉन्सर किया। अब देखो क्या होता है, अगर आपका ब्रांड वैल्यू बनेगा ना तो आपको, अब आप समझो, अगर अगर आपकी पहली सैलरी आ रही है तो पहली सैलरी में आप जाके अकाउंट खुलाओगे एचडीएफसी बैंक में, आईसीआईसीआई बैंक में, कोटक महिंद्रा बैंक में या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब आप जाके अकाउंट कहीं कोई कोई अनजान बैंक में, सीएसबी बैंक में तो जाके नहीं खुलाओगे ना। सीएसबी बैंक वैसे अच्छा कर रहा है ना, बट जिस जिस बैंक का प्रेजेंस नहीं है, जिसकी ब्रांड वैल्यू नहीं है, जो जिससे कस्टमर रिजेंबल नहीं कर पाता, उसके पास जाके उसकी कासा डिपॉजिट उतनी स्ट्रांग हो नहीं पाती। अब आप जाके डे वन पे ये तो नहीं कहोगे ना कि मैं अपना सारा का सारा पैसा उठा के सूर्योदय बैंक में डाल दूंगा, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक में डाल दूंगा, बट आप सारा का सारा पैसा एचडीएफसी बैंक में जरूर डाल दो। तो इसलिए आप इनको ब्रांड वैल्यू बिल्ड करना पड़ता है, इसलिए इनका एडवर्टाइजिंग स्पेंड आता है। तो एडवर्टाइजिंग के लिए इन्होंने हर साल, जैसे चेन्नई सुपर किंग्स को ये लोग स्पॉन्सर करते हैं, इस बार भी इन्होंने स्पॉन्सर किया था तो उसका भी थोड़ा बहुत खर्चा है। बट बेसिकली बात तो यही है कि आपका आपका लोन बुक ग्रोथ नहीं आ रहा, और मतलब स्लो डाउन हो रहा है। 18% का लोन बुक ग्रोथ किया इन्होंने वाई वाई लेवल पे, बट स्लो डाउन इसीलिए हो रहा है क्योंकि आपकी एसेट क्वालिटी खराब होती जा रही है। उसकी वजह से आपको पीसीआर रेशो अपना बढ़ाना पड़ा। पीसीआर रेशो बढ़ाया, आपकी क्रेडिट कॉस्ट बढ़ी, आपको प्रोविजन ज्यादा करना पड़ा, आपका पैट गायब हो गया। आपने ऑलमोस्ट 90% अपना पैट उड़ा दिया, गायब कर दिया। तो चलिए, यही थी कहानी इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक की। इतना ही रखते हैं, इसके बाद 2-3 वीडियो और बना ही लेंगे। चलिए, थैंक यू।